ज़ैन साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से जो 2 दिन क्लास नहीं हो पाया, बहुत ज़रूरी काम था, जिसकी वजह से आपका क्लास 2 दिन नहीं हो पाया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप सभी से। लेकिन आज से क्लास रेगुलर हो जाएगा। आज एक जो है आपका मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट का सीरीज़ नंबर 5 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सीटेट फरवरी में जो 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें एसएसटी जो पेपर 2 में आपने लिया है, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की जिनकी संभावना है। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्ज़ाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो आपका है, ये सभी एनसीईआरटी से लिए गए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि उपनिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? पूछ रहा है कि उपनिषद के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। पहला कह रहा है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। दूसरा कह रहा है कि इनमें मुख्य रूप से यज्ञों कर्मकांडों की जटिल विधियां दी गई हैं। तीसरा सी कह रहा है कि उपनिषदों के विचारक केवल ब्राह्मण और राजा होते थे, महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं होती थी। और विकल्प डी कह रहा है कि ये बुद्ध के जन्म के बाद लिखे गए थे। ठीक है ना? तो देखिए, इसका जो सही विकल्प होता है वो मेरे भाई विकल्प ए ठीक हो जाएगा। यानी उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। ठीक है ना? देखिए, उपनिषद अगर बात करें उपनिषद की, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। इनमें होता क्या था कि अध्यापक और छात्रों के बीच बातचीत का संकलन है यह। मतलब छात्र और शिक्षक जो बात करते थे उसी का ये संकलन है। गार्गी जैसी महिलाएं विचारकों का भी इसमें उल्लेख मिलता है, जिन्होंने राज दरबारों में होने वाली चर्चाओं में भाग लिया था। और ये आपके एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है शीतोष्ण कटिबंध के संबंध में, और आपसे कह रहा है कि शीतोष्ण कटिबंध में तापमान मध्यम क्यों रहता है? बताइए, शीतोष्ण कटिबंध में तापमान मध्यम क्यों रहता है? विकल्प ए कह रहा है कि यहाँ सूर्य की किरणें सीधे विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं। विकल्प बी कह रहा है कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिससे गर्मी कम होती है। और सी कह रहा है यहाँ पूरे वर्ष बर्फ जमी रहती है। और विकल्प डी कह रहा है कि यहाँ कोई वायुमंडल नहीं है। चलिए, आपके सामने 4 विकल्प हैं, सही विकल्प बताइए। बताइए। देखिए मेरे भाई, इसका विकल्प बी ठीक होगा। यानी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिससे गर्मी कम होती है। बात समझ में आ रहा है? शीतोष्ण कटिबंध के संबंध में राइट आंसर है आपका विकल्प बी। ठीक है ना? देखिए, होता क्या है कि कर्क और मकर रेखा के बाद उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं चमकता। ध्यान रखिए, कर्क और मकर रेखा के बाद उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं चमकता। किरणों के तिरछापन के कारण यहाँ का तापमान न तो बहुत गर्म होता है और ना ही बहुत ठंडा होता है। ये आपके एनसीईआरटी क्लास 6 के ज्योग्राफी से लिया गया प्रश्न है। ठीक है ना? अगला प्रश्न है कि कोपरा, ठीक है ना? कोपरा 1986 अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। कोपरा 1986 जो अधिनियम है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या व्यापारियों के करों को कम करना है, या फिर उपभोक्ताओं के अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है, या केवल सरकारी राशन की दुकानों को विनियमित करना है, या फिर वस्तुओं की कीमतों को सरकार द्वारा तय करना है? तो कोपरा 1986 अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। देखिए, इसका विकल्प बी ठीक हो जाता है। यानी जो कोपरा है 1986 अधिनियम, उसका मुख्य उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान करना। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। ठीक है ना? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया मेरे भाई? 1986 में आया। इसके तहत त्रिस्तरीय न्याय तंत्र यानी जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया गया। इससे क्या हुआ कि ग्राहकों की शिकायतों का निवारण हो सके। यानी पहले जिला स्तर पे, फिर राज्य स्तर पे और फिर राष्ट्र स्तर पे ये त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र की व्यवस्था की गई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। मेरे भाई ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में
उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है? सामाजिक विज्ञान में उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा मेरे भाई, विकल्प बी होगा, यानी सामाजिक विज्ञान में जो उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड है, वो छात्र के व्यवहार, विशिष्ट घटनाओं और सामाजिक कौशलों का संक्षिप्त और विस्तृत विवरण देखने के लिए उपयोग किया जाता है। बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, यह एक गुणात्मक आकलन का उपकरण है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, यह एक गुणात्मक आकलन का उपकरण है। शिक्षक इसमें होता क्या है, शिक्षक छात्र के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं या व्यवहार परिवर्तन का रिकॉर्ड रखता है, जिससे उसके व्यक्तित्व विकास का पता चलता है। बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है मेरे भाई, एक कथक से संबंधित प्रश्न है और कह रहा है कि कथक नृत्य शैली के संदर्भ में घराना परंपरा का क्या अर्थ है? कथक नृत्य जो शैली है, उसके संदर्भ में घराना परंपरा का क्या अर्थ है? बताइए। तो देखिए, इसका जो विकल्प ठीक होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी विशिष्ट शैलियों या शिक्षण परंपराओं वाले जो केंद्र होते हैं, उसे ही घराना कहा जाता है। जैसे कथक का जयपुर, लखनऊ घराना है, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? जयपुर और लखनऊ जो घराना है, वो कथक नृत्य शैली का है। आपको ध्यान रखना है। देखिए, कथक शुरू में मंदिरों में कथा सुनने वाले, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। कथक शुरू में मंदिरों में कथा सुनाने वाले का एक समूह था। कथक क्या था? शुरू में मंदिरों में कथा सुनाने वालों का एक समूह था। बाद में यह राजस्थान जैसे जयपुर और अवध क्षेत्र जैसे लखनऊ के दरबारों में फला फूला और अलग-अलग घरानों के रूप में विकसित हुआ। यह आपके एनसीईआरटी क्लास 7 के हिस्ट्री से लिया गया है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा भी गया है सीटेट के एग्जाम 2024 में, ठीक है ना? अगला प्रश्न है आपके सामने, डाउन्स घास के मैदान विश्व के किस भाग में पाए जाते हैं? बताइए। डाउन्स जो घास के मैदान हैं, वो विश्व के किस भाग में पाए जाते हैं मेरे भाई? तो इसका जो सही विकल्प होता है, वो विकल्प बी ठीक हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया जो है, वहाँ पे डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण जो घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान हैं, उन्हीं को डाउन्स कहा जाता है, ठीक है ना मेरे भाई? और अर्जेंटीना में इन्हें पंपास और अमेरिका में इसे प्रेयरी के घास के मैदान के नाम से जानते हैं। और बात करें अगर मध्य एशिया में, तो इसे स्टेपी कहा जाता है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, फिर से आप इसे समझिए, जब बात करें ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान को, तो इसे डाउन्स कहा जाता है। बात क्लियर हो रहा है? लेकिन वहीं पे इसे अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है, और बात करें अमेरिका में तो प्रेयरी कहा जाता है, और मध्य एशिया में इसे स्टेपी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, शीतोष्ण घास के मैदान को ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है, अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है, अमेरिका में प्रेयरी कहा जाता है, और मध्य एशिया में स्टेपी कहा जाता है। ये बात आपको बहुत ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि हाशिए की आवाजों को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार की आरक्षण नीति किस संवैधानिक सिद्धांत पर आधारित है? जो हाशिए की आवाज है, उनको मुख्य धारा में, यानी जो पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार की आरक्षण नीति किस संवैधानिक सिद्धांत पर आधारित है? आपको बताना है, क्या केवल दया और भाव पर है, अवसर की समानता और ऐतिहासिक न्याय को सुधारने के सिद्धांत पर है, या जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए है, या केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए है? बताइए। देखिए मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प होगा, विकल्प बी होगा, यानी अवसर की समता, समानता और ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए सिद्धांत पर यह काम करता है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में भ्रांति दूर करना चाहता है कि इतिहास केवल युद्धों का नाम है। इसके लिए सबसे अच्छी तकनीक क्या है? कह रहा है कि एक शिक्षक हैं जो अपनी कक्षा में एक भ्रांति है, उसको दूर करना चाहते हैं, और भ्रांति ये है कि इतिहास केवल युद्धों का नाम है।
तो इसको इस भ्रांति को दूर करने के लिए इसके लिए सबसे अच्छी तकनीक क्या होनी चाहिए? क्या है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। छात्रों को महान सम्राटों की सूची याद कराना, आम लोगों के जीवन, भोजन, वस्त्र और तकनीक के विकास पर चर्चा करना और युद्धों के मानचित्र बनवाना, पाठ का सस्वर वाचन करवाना। क्या विकल्प ठीक होगा मेरे भाई बताइए? देखिए, जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका विकल्प बी ठीक हो जाएगा, यानी आम लोगों के जीवन, भोजन, वस्त्र और तकनीक के विकास पर चर्चा कराना, ठीक है ना? ये बेहतर विकल्प हो जाएगा मेरे भाई। है क्या? देखिए, जब छात्र देखते हैं कि खेती, व्यापार और कला का भी इतिहास है, तो उनकी सीमित सोच व्यापक हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान के बारे में और आपको बताना है कि रजिया सुल्तान के शासनकाल के दौरान इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज के विचार क्या थे? बताइए। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, आपके सीटेट जुलाई 2024 में शायद पूछा गया था, तो इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बताइए कि मिन्हाज-ए-सिराज, सबसे पहली तो बात आपको ये ध्यान रखना है कि रजिया सुल्तान के समय में मिन्हाज-ए-सिराज जो एक महत्वपूर्ण इतिहासकार था, उसका टाइम पीरियड था, वो रजिया सुल्तान के समय का था। अब सवाल ये है कि रजिया सुल्तान के शासनकाल के दौरान मिन्हाज-ए-सिराज के विचार क्या थे? देखिए मेरे भाई, जब आप चारों विकल्प पढ़ते हैं, तो इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प बी हो जाएगा। यानी इसका मानना था, मिन्हाज-ए-सिराज का मानना था कि ईश्वर द्वारा बनाई गई सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? मिन्हाज-ए-सिराज का मानना था कि ईश्वर ने जो ये सामाजिक व्यवस्था बनाई है, उसमें महिलाओं को क्या होना चाहिए? पुरुषों के अधीन होना चाहिए। ठीक है? अब आपको ये बताना है कि इस तरह का सोच रूढ़िगत धारणा है या पूर्वाग्रह है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है? अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, देखिए उससे पहले आप इसको ये समझिए कि मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया कि रज़िया अपने सभी भाइयों से सबसे योग्य शासक थी। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट उसका है, जिसको कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है सीटेट के, कि मिन्हाज-ए-सिराज ने माना था कि जो रज़िया सुल्तान है, वो अपने सभी भाइयों से सबसे अधिक योग्य शासक थी, शासिका थी, लेकिन उस समय की सामाजिक सोच के कारण वह एक महिला को शासक के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा था। और ये बात आपके एनसीईआरटी क्लास 7 के हिस्ट्री में भी लिखा है, ठीक है ना? वहीं से प्रश्न लिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है वैश्विक तापन के बारे में, ठीक है? यानी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। मेरे भाई बताइएगा कि इसके लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन-सी गैस सबसे अधिक योगदान देती है? यानी वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस प्रभाव की जो गैसें हैं, उसमें सबसे अधिक किस गैस का योगदान है मेरे भाई? 4 विकल्प आपके सामने हैं। चारों विकल्प में बताइए। पहला विकल्प कह रहा है, विकल्प ए कि नाइट्रोजन, विकल्प बी कह रहा है कि ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा प्रभावी गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, विकल्प सी कह रहा है कि आर्गन है और विकल्प डी कह रहा है कि हीलियम है। तो राइट विकल्प क्या होगा बताइए? देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा मेरे भाई, पहले बात तो ये आप कमेंट करके बताते भी रहिए कि आपको इसका उत्तर पता है या नहीं। बात समझ में आ रहा है? अगर आप कमेंट करते हैं ना, तो क्या होता है कि चीज़ें अस्थायी हो जाती हैं आपके दिमाग में। आप तो वैसे आप लोग बीएड या डीएलएड जो भी किए होंगे उसमें पता होगा कि जब आप पढ़ाई के वक़्त जितना ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उतनी चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाती हैं। तो विकल्प बी ठीक हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो है, वो सबसे अधिक प्रभावी, सबसे अधिक ज़िम्मेदार है ग्रीन हाउस गैस में। ठीक है ना? वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए। देखिए मेरे भाई, होता क्या है, जो CO2 है, यानी वायुमंडल में ऊष्मा को रोक लेती है। ठीक है ना? CO2 क्या करता है कि वायुमंडल में ऊष्मा को यानी गर्मी को रोक लेती है। इसकी मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का औसतन तापमान बढ़ने लगता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है? बात समझ में आ रहा है? ये आपके एनसीईआरटी क्लास 7 के ज्योग्राफी में भी इस बात को कहा गया है और प्रश्न वहीं से लिया गया है। देखिए होता क्या है, ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस CO2 का काम ये होता है कि पृथ्वी के तापमान को, ऊष्मा को अवशोषित करना, रोकना। ठीक है? अब चूंकि बहुत अधिक मात्रा में CO2 निकल रहा है, तो
पृथ्वी का जो तापमान है, वायुमंडल का जो तापमान है और बढ़ रहा है, जिसे जिससे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इससे पहाड़ों का पिघलना, फिर नदियों का जल स्तर का बढ़ना, फिर बाढ़ का खतरा, समुद्र का स्थल क्षेत्र में प्रवेश करना, ये सारी घटनाएं इसी पे निर्भर करती हैं। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है मेरे भाई सतत विकास लक्ष्य के बारे में, यानी एसडीजी के बारे में। कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 इससे संबंधित है, जो सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है। देखिए आपको बताना है कि सतत विकास लक्ष्य किससे संबंधित है, जो सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है। क्या? विकल्प ए जल संरक्षण, विकल्प बी लैंगिक समानता, विकल्प सी अंतरिक्ष अनुसंधान और विकल्प डी सीमा सुरक्षा। देखिए इस प्रश्न ये जो प्रश्न आपके सामने है, अभी हाल ही के केबीएस के एग्जाम में, ठीक है ना, केंद्रीय विद्यालय संगठन के एग्जाम में भी पूछा था। हाल ही में जो भी केबीएस का एग्जाम आपका हुआ, उसमें भी इस प्रश्न को पूछा गया था। 4 विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करिए आप। देखिए मेरे भाई, इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी लैंगिक समानता। ठीक है ना? क्या है? लैंगिक समानता। देखिए 2026 की परीक्षाओं में भी ये पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। और 2026 की परीक्षाएं कौन सी? तो केवीएस में पूछा गया है मेरे भाई, इसलिए मैंने इसको यहाँ नोट डाउन कर दिया। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 5 है, उसका लक्ष्य क्या है कि महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण और भेदभाव को खत्म करना, इसी पे केंद्रित है 2026 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है चिंतन शिक्षण के बारे में कि चिंतनशील शिक्षण, ठीक है ना, चिंतनशील शिक्षण का क्या अर्थ है? बताइए बताइए। रिफ्लेक्टिव टीचिंग का क्या अर्थ होता है मेरे भाई? आपके सामने 4 विकल्प है, चारों विकल्प में से किसी एक का चयन करिए। जो सबसे उपयुक्त यानी सबसे बेस्ट विकल्प हो, उसका चयन करना है। देखिए देखेंगे आप तो इसका विकल्प बी ठीक हो जाएगा, यानी शिक्षक द्वारा अपने स्वयं के शिक्षण अनुभव का विश्लेषण करना और फिर उसमें सुधार करना ही क्या कहलाता है? चिंतनशील शिक्षण कहलाता है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है। देखिए एक अच्छा शिक्षक हमेशा यह देखता है कि उसकी कौन सी पद्धति सफल रही है, यानी कौन सी टीचिंग मेथड सबसे बेस्ट है, कहाँ बदलाव की ज़रूरत है, उसमें क्या आपको संशोधन करना है, और इसे ही चिंतनशील अभ्यास कहते हैं मेरे भाई। यानी आप पढ़ा रहे हैं, फिर आप उस पे सोच रहे हैं कि आपने कहाँ मिस्टेक किया और बेस्ट क्या कर सकते हैं, उसी को समझना और अधिक से अधिक बेस्ट बनाना चिंतनशील अभ्यास कहलाता है। बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बारे में, और मेरे भाई कह रहा है आपसे कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो वक्त खान था, उसने कहां से विद्रोहियों का नेतृत्व किया? फिर से क्वेश्चन समझिए। जो 1857 की क्रांति हुई, यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसमें जो वक्त खान थे, उन्होंने कहां से विद्रोहियों का नेतृत्व किया? क्या झांसी था, या फिर बरेली था, या कानपुर, या फिर लखनऊ? 4 विकल्प आपके सामने है, बताइए 4 विकल्प में से कौन सा सही होगा? देखिए इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी, यानी बरेली से दिल्ली की ओर कूच किया, और फिर बरेली से उसने यानी वक्त खान ने 1857 के क्रांति का विद्रोह किया। साथ में आपको ये भी बताना है कि झांसी से 1857 के क्रांति का किसने विद्रोह किया था, कानपुर से किसने किया था, और लखनऊ से किसने किया था। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। एक तरफ झांसी लिखिए, दूसरे तरफ नेतृत्वकर्ता लिखिए, ठीक है, एक तरफ कानपुर लिखिए, दूसरे तरफ नेतृत्वकर्ता लिखिए, और एक तरफ लखनऊ लिखिए, तीसरे तरफ दूसरे और साइड में नेतृत्वकर्ता लिखिए। और साथ में आपको कमेंट में भी बताना है कि बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 के क्रांति का नेतृत्व कहाँ से करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, यदि आप पढ़ाई में सच में लगे हुए हैं और दिल से पढ़ रहे हैं तो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि वक्त खान बरेली के एक सैनिक थे, जिन्होंने दिल्ली आकर बहादुर शाह जफर की सेना का मुख्य नेतृत्व संभाला था।
बाकी का आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, प्रवास के संदर्भ में अपकर्ष कारक क्या है? प्रवास के संदर्भ में अपकर्ष कारक क्या होता है मेरे भाई? तो देखिए, ये होता है बेहतर नौकरी के अवसर, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो कारक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं वे अपकर्ष हैं, और जो मजबूरी में स्थान छुड़वाते हैं वो प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। ये आपके एनसीईआरटी क्लास 8 के ज्योग्राफी में कही गई बात है, ध्यान रखना है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि जो कारक लोगों को अपनी ओर खींचता है यानी आकर्षित करता है उसे अपकर्ष कारक कहते हैं, और जो मजबूरी में, मतलब शौक से नहीं, मजबूरी में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचता है उसे प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। ये ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन कह रहा है कि भारत में शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत लागू है। ठीक है ना। कारण है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं और एक दूसरे पर अंकुश भी रखती हैं। तो अब आपको बताना है कि कथन और कारण में से कौन सा सही है। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। यानी ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों स्वतंत्र बॉडी है, लेकिन स्वतंत्र कार्य करती है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे पे अंकुश भी लगा के रखती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे चले तो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि महाराष्ट्र के पंढरपुर के संतों जैसे चोखा मेला ने किस विचार पर सबसे अधिक बल दिया? बताइए। देखिए, इसको जब देखेंगे तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। यानी ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और सभी मनुष्यों की सामाजिक समानता, इसी पे सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के पंढरपुर के संतों ने क्या किया? जोर दिया। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले। देखिए, ये आपके एनसीईआरटी क्लास 7 के हिस्ट्री से लिया गया प्रश्न है। यानी विट्ठल की पूजा पर आधारित इस परंपरा ने जाति प्रथा को नखारा, और चोखा मेला जो एक अछूत मानी जाने वाली जाति से थे, उसने लिखा कि भक्ति में कोई ऊंच नीच नहीं होता है। बात आपको ध्यान रखना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं तो अगला प्रश्न समुद्री मेहराब से है। कह रहा है कि समुद्री मेहराब के अंततः टूट जाने पर जो केवल दीवार जैसी आकृति बचती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे समुद्री मेहराब के अंततः टूट जाने पर जो केवल दीवार जैसी आकृति बचती है उसे क्या कहते हैं? बताइए। 4 विकल्प आपके सामने है, चारों में से एक विकल्प का चयन करना है। ठीक है, बताइए। तो देखिए, यहाँ पे जो आप देखेंगे इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा मेरे भाई, विकल्प बी ठीक हो जाएगा। यानी स्टेक जो है उस समुद्री मेहराब के टूट जाने पर जो दीवार बनता है, ठीक है ना, उसे स्टेक कहा जाता है मेरे भाई। आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, समुद्र की लहरें लगातार चट्टानों को काटती हैं, बात आपको पता है। पहले गुफा बनती है, फिर छत बचती है जिसे मेहराब कहते हैं, और जब छत भी टूट जाती है तो केवल खड़ी दीवार बचती है जिसे स्टेक कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। फिर से समझिए। देखिए, पहली बात तो आपके एनसीईआरटी क्लास 7 के ज्योग्राफी में ये बात कही गई है कि समुद्र की लहरें लगातार चट्टानों को काटती हैं, और चट्टानों को काटती हैं तो उससे गुफा बनता है। फिर क्या होता है, गुफा के बाद छत बनता है, और उस छत को मेहराब कहते हैं। और जब छत भी टूट जाता है तो बच जाता है खड़ा दीवाल, और उस दीवाल को स्टेक कहते हैं मेरे भाई। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है जनहित याचिका से संबंधित, और प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में जो पीआईएल है, ठीक है, यानी जनहित याचिका जो है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बताइए। तो देखिए मेरे भाई, इसके बारे में विकल्प ए बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसे केवल पीड़ित व्यक्ति ही दर्ज करा सकता है। अब चूंकि गलत का कथन पूछ रहा है तो हमारा विकल्प ए गलत है, इसलिए सही जवाब हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, पीआईएल जो है वो कोई भी दर्ज करा सकता है, चाहे कोई संस्था हो, कोई व्यक्ति हो, किसी के भी तरफ से क्या करा सकता है? दर्ज करा सकता है मेरे भाई। इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगला प्रश्न है कि कक्षा 8 के छात्रों को मुगल स्थापत्य पढ़ाते समय एक शिक्षक उन्हें स्थानीय ऐतिहासिक स्मारक पर ले जाता है।
वह छात्रों में कौन सा कौशल विकसित करना चाहता है। बात बहुत ध्यान से समझना है कि क्लास 8 के छात्रों को एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते हुए उन्होंने मुगल स्थापत्य कला को पढ़ा रहे हैं और उसमें उन्होंने क्या किया कि स्थानीय ऐतिहासिक स्मारक पर ले जाके उन सबको दिखा रहे हैं। अब वह शिक्षक छात्रों में कौन सा कौशल विकसित कराना चाहते हैं, ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है। केवल मनोरंजन के लिए घुमाने ले गए हैं, या साक्ष्यों को मिलान करके और ऐतिहासिक कल्पना का कौशल विकसित करा रहे हैं, या स्मारक की सफाई कराना, या फिर केवल सुंदर चित्र बनाना। तो मेरे भाई इसका विकल्प बी ठीक हो जाएगा, यानी छात्रों का मिलान करने, सॉरी, साक्ष्यों का मिलान करने और ऐतिहासिक कल्पना का कौशल विकसित करने का, ठीक है ना, उनका ध्येय है, लक्ष्य है। मतलब किसी भी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अगर शिक्षक, बात समझ में आ रहा है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अगर शिक्षक छात्रों को किसी भी स्थान को दिखा करके, भ्रमण करा के, जैसे कारखानों में घुमाना, किसी पार्क में, कहीं भी ऐतिहासिक स्थान पे घुमा के और समझा रहे हैं, तो यह एक प्रकार के साक्ष्यों का मिलान और ऐतिहासिक कल्पना का कौशल का विकसित है मेरे भाई। ये ध्यान रखना है आपको। फील्ड ट्रिप से क्या होता है कि छात्र किताबी ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाणों से जोड़ते हैं, जिससे उनकी समझ अधिक स्थायी और वैज्ञानिकी होती है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है सीखने का। अगला प्रश्न है सिल्क रूट से संबंधित, और आपसे कह रहा है कि जो सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे। आपने पढ़ा है सिल्क रूट के बारे में। अब आपको ये बताना है कि उस सिल्क रूट पे जो सबसे अधिक नियंत्रण जिन शासक का था, उनमें से सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे। मौर्य वंश के, कुषाण वंश के, गुप्त वंश के, या सातवाहन वंश के। 4 विकल्प है, चारों में से एक विकल्प का चयन करिए। देखिए मेरे भाई, जब इस 4 विकल्प को आप देखते हैं तो इसका जो सबसे बेस्ट विकल्प होता है वो विकल्प बी ठीक है, यानी कुषाण वंश का सिल्क रूट पे सबसे अधिक प्रभाव था, सबसे अधिक उनका नियंत्रण था। देखिए होता क्या है कि कुषाण वंश के सबसे एक प्रसिद्ध शासक होते हैं कनिष्क। ठीक है ना। तो कुषाण वंश में जो कनिष्क थे, कुषाण सबसे अधिक तो नियंत्रण कुषाणों का था, लेकिन उसमें एक राजा हुए विशेषकर कनिष्क। कनिष्क का रेशम मार्ग पर नियंत्रण था, जिससे उन्हें व्यापारिक टैक्स के रूप में भारी राजस्व प्राप्त होता था, और उन्होंने ही भारत में सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। कुषाणों ने ही सबसे पहले भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। ये भी बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा जा चुका है कि सिल्क रूट पे सबसे ज्यादा किस शासक का नियंत्रण था। अगला प्रश्न है पर्वतीय वर्षा से संबंधित, कि पर्वतीय वर्षा तब होती है जब, 4 विकल्प है, आपको बताना है कि कब होती है। क्या गर्म हवा ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है तब पर्वतीय वर्षा होती है, या फिर दो अलग अलग स्वभाव वाली हवाएं आपस में मिलती हैं तब होती हैं, या फिर आर्द्र पवनें किसी पर्वत की ढाल से टकराकर ऊपर उठती हैं और ठंडी होकर वर्षा करती हैं, ये तब ये होती है, या फिर बिजली कड़कने के साथ तेज बारिश होती है। तो पर्वतीय वर्षा के बारे में कौन सा कथन सत्य है मेरे भाई। 4 विकल्प हैं। देखिए होता क्या है, पर्वतीय वर्षा तब होती है जब आर्द्र पवनें किसी पर्वत की ढाल से टकराकर ऊपर उठती हैं और ठंडा होकर वर्षा करती हैं। तो विकल्प सी सही हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। देखिए जब नमी वाली हवा पहाड़ से टकराती है तो उसे ऊपर उठना पड़ता है। जब तापमान कम होने से संघनन होता है और वर्षा होती है। के बात आपको बहुत ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रेस वार्ता से संबंधित, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। कह रहा है आपसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प में से सही विकल्प का चयन करिए। तो मेरे भाई इसका जो सही विकल्प होता है विकल्प बी हो जाता है, यानी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का या नियंत्रणों की जानकारी मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कहलाता है। यानी सरकार कोई भी कार्य कर रही है और उसके निर्णय को मीडिया के माध्यम से जो जनता तक पहुंचाया जाए उसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, ध्यान रखना है। देखिए होता क्या है, यह सरकार की जवाबदेही होती है, यानी सरकार की जवाबदेही का एक माध्यम है जहां पत्रकार प्रश्न पूछते हैं और सरकार अपने निर्णयों के आधार पर, जो सरकार है
अपने निर्णयों का आधार बताना पड़ता है, यानी हमने क्या निर्णय लिया, इसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ये आपके एनसीईआरटी क्लास 7 के पॉलिटी में दिया गया था, तो मुझे लगा ज़रूरी कि इसे लेके आना चाहिए। ये रहे आज के आपके वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें सीटेट में पूछे जाने की संभावना है। बाकी इसके बाद तुरंत एक नए क्लास में फिर मिलते हैं हम। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।